हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पे हेड वाला टॉपिक स्टार्ट किया था। तो पे हेड की जो अर्निंग पे हेड थे वो हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिए थे। अभी हम डिडक्शन पे हेड के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे पे हेड जो एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट होंगे। तो डिडक्शन पे हेड में एक तो जनरल डिडक्शन हो सकती है, दूसरी आपकी स्टैच्यूटरी डिडक्शन होती है। तो जनरल डिडक्शन तो लाइक अगर आपकी कंपनी आपको कैंटीन की फैसिलिटी दे रही है और उस फैसिलिटी के बदले कुछ अमाउंट जो है आपकी सैलरी से चार्ज कर रही है, तो वो आपकी जनरल डिडक्शन हो सकती है। या फिर आपकी कंपनी ने आपको लोन दे रखा है या आपने अपने एम्प्लॉय को लोन दे रखा है, अगर आप एक कंपनी है तो उस लोन की रीपेमेंट आप हर महीने एम्प्लॉय की सैलरी से कुछ हिस्सा डिडक्ट करके ले रही हैं, तो वो आपका जनरल डिडक्शन में आएगा। अभी हम जो मेन बात कर रहे हैं एम्प्लॉय की स्टैच्यूटरी डिडक्शन के बारे में, तो यहाँ पे मेनली दो चीज़ें रहेंगी, एक तो प्रोविडेंट फंड, दूसरा आपका ईएसआई, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। तो मेनली हमें यही दो चीज़ें डिडक्ट करनी है एम्प्लॉय की सैलरी से, जहाँ तक स्टैच्यूटरी डिडक्शन की बात है। एक आपका प्रोफेशनल टैक्स होता है, तो स्टेट टू स्टेट डिफर करता है। कुछ स्टेट इसको लगाते हैं, कुछ स्टेट नहीं लगाते। जैसे हमारे हरियाणा में प्रोफेशनल टैक्स जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। तो जहाँ तक स्टूडेंट पीएफ की बात है, पीएफ में एक एम्प्लॉय की सैलरी का जो 12% जो हिस्सा है वो डिडक्ट किया जाता है। एम्प्लॉय की सैलरी जो बेसिक सैलरी है, और अगर आपकी कंपनी उसको डीए दे रही है तो सैलरी और डीए का जो 12% होगा वो एम्प्लॉय पीएफ में कंट्रीब्यूट करेगा, और उतनी ही अमाउंट एम्प्लॉय के इक्वल जो एम्प्लॉयर है वो भी कंट्रीब्यूट करेगा प्रोविडेंट फंड में। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पे दो तरीके के अकाउंट होंगे। एक तो अकाउंट नंबर 1 पीएफ कंट्रीब्यूशन अकाउंट होगा, और एक अकाउंट नंबर 10 ईपीएस अकाउंट होगा, पेंशन फंड जिसको बोलते हैं। तो उसमें जो एम्प्लॉयर है वो 8.33% जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा। तो बेसिकली जो 12% शेयर है एम्प्लॉयर का, वो 3.67% तो पीएफ कंट्रीब्यूशन अकाउंट जो अकाउंट नंबर 1 है आपका वहाँ जाएगा, और बाकी जो 8.33% है वो आपका ईपीएस अकाउंट नंबर 10 पेंशन फंड में जाएगा। तो इस तरीके से टोटल 12% एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो पूरा हो जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो एम्प्लॉयर जो है वो टोटल कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का 13.61% रहता है, जिसमें आपका एक अकाउंट नंबर 2 है पीएफ एडमिन अकाउंट, जिसमें एम्प्लॉयर 1.10% कंट्रीब्यूट करता है, और एक अकाउंट नंबर 21 है ईडीएलआईएस अकाउंट, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड स्कीम। इसमें जो एम्प्लॉयर है वो 0.50% जो है कंट्रीब्यूट करता है, और एक अकाउंट नंबर 22 है ईडीएलआईएस एडमिन अकाउंट। वहाँ पे जो एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करता है वो 0.01% कंट्रीब्यूट करता है। तो इस पिक्चर को देख के आपको क्लियर हो गया होगा कि जो प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय जो है वो 12% कंट्रीब्यूट करता है, और जो एम्प्लॉयर है वो टोटल 13.61% उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो हो जाता है। तो इस हिसाब से आपके जो यहाँ पे टोटल 6 पे हेड बनने वाले हैं पे हेड के रिगार्डिंग। पहला तो अकाउंट पे हेड होगा आपका एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के लिए, और बाकी जो 5 पे हेड होंगे आपके एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के लिए। पहला एम्प्लॉय डिडक्शन होगा, और जो बाकी जो पे हेड होंगे वो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होंगे, जो इसमें आपका प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन होगा, ईपीएस में कंट्रीब्यूशन होगा, पीएफ एडमिन अकाउंट और ईडीएलआईएस अकाउंट और ईडीएलआईएस एडमिन अकाउंट, जो अलग अलग परसेंटेज दे रखा है उस हिसाब से वो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा। तो आइए इन सारे जो कंट्रीब्यूशन और जो डिडक्शंस हैं उसके लिए हम पे हेड टैली में क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ से टैली ERP9 ओपन करूँगा। हमारी जो कंपनी पेरोल है वो ऑलरेडी यहाँ पे ओपन है। हम पे हेड में आ रहे हैं पेरोल इन्फो से, और क्रिएट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम डिडक्शन पे हेड अभी क्रिएट करने जा रहे हैं।
तो पे हेड का नाम होगा हमारा एम्प्लॉय EPF contribution @ 12%। इसको हम डिडक्शन एम्प्लॉइज स्टेटरी डिडक्शन के अंडर रखेंगे और स्टेटरी पे टाइप रहेगा आपका PF अकाउंट नंबर 1, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था। और ये आपका करंट लायबिलिटी होगा कंपनी के लिए। करंट लायबिलिटी में रखेंगे। नेट सैलरी को ये इफेक्ट करेगा। और जो आप पे स्लिप में नाम दिखाना चाहते हो वो आप जो भी इसको चेंज कर सकते हैं या यही रहने दे सकते हैं। और जो राउंडिंग रहेगी इसकी वो नॉर्मल राउंडिंग हम रखेंगे इसको। और स्पेसिफाइड फार्मूला के ऊपर हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो जो आपका बेसिक के ऊपर कैलकुलेट होता है। अगर आप अपने एम्प्लॉय को DA भी दे रहे हैं तो DA भी उसमें इंक्लूड होगा। तो मैं यहाँ पे बेसिक और एक और पे हेड में यहाँ पे ऐड करूँगा DNS अलाउंसेज। तो एंड ऑफ द लिस्ट। तो बेसिक और DA के ऊपर ये हमारा जो पे हेड है वो एप्लीकेबल रहेगा @ 12%। इसको मैंने सेव कर दिया। उसके बाद जो आपका डिडक्शन पे हेड क्रिएट होगा वो आपका ESI का होगा। या अगर आप चाहें तो पहले एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन के पे हेड है वो क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम पहले एम्प्लॉयर के जो कंट्रीब्यूशन पे हेड है पहले वो क्रिएट कर लेते हैं जो PF से रिलेटेड है। तो पे हेड रहेगा हमारा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू EPF @ 3.67। इसको हम एम्प्लॉयर स्टेचुरी कंट्रीब्यूशन के अंदर रखेंगे। और यहाँ पे PF अकाउंट नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर इसको रखते हुए नेट सैलरी को ये इफेक्ट नहीं करने वाला, क्योंकि जो है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है। राउंडिंग हम नॉर्मल राउंडिंग रखेंगे और स्पेसिफाइड फार्मूला के अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिक और DA के ऊपर ही हम इसको प्रोवाइड करवा रहे हैं। परसेंटेज रहेगी आपकी 3.67%। इसको हमने सेव कर दिया। अगला पे हेड होगा आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू EPS @ 8.33। ये भी आपका एम्प्लॉयर स्टेचुरी कंट्रीब्यूशन के अंदर रहेगा। इसको हम डालेंगे EPS अकाउंट नंबर 10, जो अभी हमने ऊपर पहले बात की थी। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही के अंदर ही रहेगा। ये नेट सैलरी को इफेक्ट नहीं करेगा। राउंडिंग हमारी नॉर्मल राउंडिंग रहेगी। लिमिट 1 दे दी हमने। और स्पेसिफाइड फार्मूला यहाँ भी आपका बेसिक और DA ही रहेगा। परसेंटेज हम वही 8.33
डाल देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट जो पी हेड हमें क्रिएट करना है वो है का PF एडमिन चार्जेज @1.10। इसको हम एम्प्लॉयर्स अदर चार्जेज के अंडर रखेंगे और यहाँ पे हम जो आपका एडमिन चार्जेज अकाउंट नंबर 2 सिलेक्ट कर लेंगे। करंट लायबिलिटी के अंडर इसको डाल देंगे। नेट सैलरी को इफेक्ट नहीं करेगा ये। और जो है इसकी परसेंटेज हम लेंगे वो आपका 1.10% इसको रखेंगे और इसको सेव कर देंगे। नेक्स्ट जो पी हेड होगा आपका EDLI अकाउंट, @0.50%। इसको आप 0.050% करें और यहाँ पे एम्प्लॉयर्स अदर चार्जेज में इसको रखेंगे और EDLI एडमिन चार्जेज अकाउंट नंबर इसको अकाउंट नंबर 21 में डालेंगे। करंट लायबिलिटी ही रहेगा ये। और इसकी जो परसेंटेज हम 0.50% रखेंगे। अगला जो पे हेड होगा आपका EDLI एडमिन चार्जेज @0.01%। इसको भी एम्प्लॉयर्स अदर चार्जेज में रखेंगे हम लोग। और जो यहाँ से हम सिलेक्ट एडमिन चार्जेज अकाउंट नंबर 22। यहाँ आपसे पूछेगा कंट्रीब्यूट मिनिमम ऑफ RS टू एम्प्लॉय। भी जो आपका ये 0.01% है, अगर वो 2 रुपये से भी कम आता है तो क्या आप मिनिमम 2 रुपये कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो ये पूछेगा आपसे। तो आप यस या नो कर सकते हैं। मैं यस कर रहा हूँ। तो ये भी करंट लायबिलिटी के अंडर ही रहेगा, नेट सैलरी को इफेक्ट नहीं करेगा। और परसेंटेज इसकी वही 0.01% हम इसको सेव करते हैं। नेक्स्ट जो डिडक्शन पे हेड होगा वो आपका ESI का होगा, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। तो यहाँ पे भी आपका जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आइए इसको इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो ESI में जो एम्प्लॉयर है आपका वो कंट्रीब्यूट करेगा 4.75% ऑफ ग्रोस सैलरी और जो एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन होगा वो 1.75% ऑफ ग्रोस सैलरी रहेगा। और ये किन कंपनियों के ऊपर एप्लीकेबल रहेगा? वो कंपनियां जहाँ पे 20 या 20 से ज़्यादा एम्प्लॉई काम कर रही हैं और जिनकी जो ग्रोस सैलरी है वो 21,000 रुपये से कम है। पहले ये लिमिट 15,000 रुपये की थी, अब इसको बढ़ा के 21,000 रुपये कर दिया गया है। तो आइए हम इसको टैली में क्रिएट करते हैं। एम्प्लॉय ESI कंट्रीब्यूशन @1.75। इसको हम एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन में रखेंगे और यहाँ पे हम एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस को सिलेक्ट करेंगे और इसको हम करंट लायबिलिटी में रख देंगे। नेट सैलरी को ये इफेक्ट करेगा। राउंडिंग हम नॉर्मल राउंडिंग रखेंगे, लिमिट 0 और ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला। तो स्टूडेंट्स ESI के लिए मैं आपको बता दूं, ये आपकी ग्रोस सैलरी
के ऊपर कैलकुलेट होगा। तो मतलब कि बेसिक के साथ साथ आपने जितने भी अलाउंसेस दिए हैं वो सारे अलाउंसेस यहाँ पे ऐड होंगे। इसमें आपका जो बेसिक है वो ऐड होगा, उसके बाद आपका डीए इसमें ऐड होगा, एचआरए, उसके बाद आपका जो है कन्वेंस अलाउंस इसमें ऐड होगा और मेडिकल अलाउंस भी इसमें ऐड होंगे। इसके अलावा अगर कोई स्पेशल अलाउंस आपने दे रखा है तो वो भी यहाँ पे ऐड होगा। जैसे मैं वेरिएबल यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, तो इन सब के ऊपर आपका जो है ESI कंट्रीब्यूशन एप्लीकेबल होगा। इसकी परसेंटेज हम 1.75% डाल रहे हैं। उसके बाद एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ESI @4.75, इसको एम्प्लॉयर स्टैट्यूटरी डिडक्शन के अंडर कंट्रीब्यूशन के अंडर रखेंगे। और जो एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ये आपका जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर आएगा, नेट सैलरी को इफेक्ट नहीं करेगा। राउंडिंग हम नॉर्मल राउंडिंग रख के लिमिट 1 कर देंगे ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला। जो पे हेड हमने वहाँ सिलेक्ट किए थे वो सारे यहाँ पे भी आपके इंक्लूड हो जाएंगे। डी, उसके बाद आपका जो एचआरए है, उसके बाद आपका जो कन्वेंस का है, और आपके जो मेडिकल अलाउंस है, और आपका जो वेरिएबल है वो सारे यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। और इसकी जो परसेंटेज है वो हम सेट करेंगे 4.75%। इसको हम सेव कर देंगे। इसके अलावा एक और पे हेड है डिडक्शन में, प्रोफेशनल टैक्स का है। तो ये भी एम्प्लॉय की स्टैट्यूटरी डिडक्शन में आएगा अगर आपके स्टेट में वो एप्लीकेबल है। तो अभी हमें एक पे हेड और क्रिएट करना है ग्रेजुएटी का। ग्रेजुएटी, और यहाँ पे हम पे हेड टाइप में ग्रेजुएटी को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपसे पूछेगा ग्रेजुएट डे ऑफ ए मंथ, तो यहाँ पे हम नॉर्मली 26 डे ले लेते हैं। और यहाँ पे आपका जो नंबर ऑफ मंथ पूछेगा भी आपकी जो ग्रेजुएटी है वो एप्लीकेबल है या नहीं। तो ग्रेजुएटी के लिए मैं आपको रूल बता दूं कि एक कंपनी अपने एम्प्लॉय को ग्रेजुएटी तभी देगी जब उस एम्प्लॉय को कंपनी में काम करते हुए मिनिमम 5 साल हो गए हों। 5 साल के बाद जो है एम्प्लॉय को ग्रेजुएटी दी जाती है। अगर 5 साल नहीं हुए तो वो ग्रेजुएटी के लिए एलिजिबल नहीं होगा। कुछ एक एक्सेप्शनल केसेस में, लाइक अगर एम्प्लॉय की पहले ही डेथ हो जाती है वो, या वो डिसेबल हो जाता है काम करने के लिए, तो उन केसेस को छोड़ करके बाकी किसी भी केस में 5 साल से पहले जो है ग्रेजुएटी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे हम स्लैब डिफाइन कर रहे हैं 1 मंथ से लेकर 60 मंथ, मतलब 5 साल तक जो है ग्रेजुएटी आपकी नहीं मिलने वाली, आपको 0 रहेगी। उसके बाद 61 से लेकर के जो है 120 इन्होंने बताया है, 120 तक जो आपके ग्रेजुएटी के लिए नंबर ऑफ डे 1 साल के 15 दिन की जो सैलरी है वो दी जाती है हर साल। तो 15 मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, 121 से यहाँ पे 0 और 15 ही यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो ग्रेजुएटी पीरियड हमने डिफाइन कर दिया, स्लैब रेट डिफाइन कर दिए। उसके बाद ग्रेजुएटी को हम प्रोविजंस में डाल लेंगे और इनकम टैक्स डिटेल को नो रखते हुए इसको राउंडिंग में, नॉर्मल राउंडिंग हम लिमिट 1 करके सेव कर देंगे। इसके अलावा अगर आपकी कंपनी जो है एम्प्लॉय को बोनस या कमीशन वगैरह देती है तो वो पे हेड भी यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। मैं एक बोनस का पे हेड क्रिएट कर रहा हूँ। बोनस अर्निंग फॉर एम्प्लॉय में रखेंगे इसको,
बोनस क्योंकि आपका फिक्स नहीं होता, किसी साल अगर कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है तो उस साल कंपनी बोनस दे सकती है, तो वेरिएबल रहेगा। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में इसको डाल लेंगे, नेट सैलरी को इफेक्ट करेगा। और जो है पे स्लिप पे हम इसको बोनस ही दिखाएंगे, ग्रेजुएटी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इनकम टैक्स डिटेल को हम यस करेंगे और जो है अदर अर्निंग अलाउंस फुली टैक्सेबल में इसको डाल के इसको एसआई के से इसको एक्सक्लूड कर देंगे। और यहाँ पे जो कैलकुलेशन टाइप है वो हम यूजर डिफाइंड वैल्यू रखने वाले हैं। इसी तरीके से आप कमीशन के लिए पे हेड क्रिएट कर सकते हैं। एक और पे हेड जो हमने जनरल डिडक्शन में बताया था मैंने आपको कि एडवांस सैलरी भी, अगर आपकी कंपनी ने एम्प्लॉय को कोई लोन दे रखा है या आपका एम्प्लॉय सैलरी एडवांस ले रहा है तो उसके लिए भी आप जो है जैसे लोन टू एम्प्लॉय एक पे हेड क्रिएट कर सकते हैं। इसको आप लोन एंड एडवांसेज में रखेंगे। लोन एंड एडवांसेज असेट्स, नेट सैलरी कोई आपकी इफेक्ट करेगा। और जो कैलकुलेशन टाइप है वो आप जो है कोई फ्लैट रेट ले सकते हैं या यूज़र डिफाइंड वैल्यू ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज़र डिफाइंड वैल्यू लेकर इसको सेव कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, जो जितने भी पे हेड हमें क्रिएट करने थे वो आपके जो पे हेड है वो हम क्रिएट कर चुके हैं, चाहे उसमें आपके अर्निंग के पे हेड हो, चाहे वो डिडक्शन हो एम्प्लॉय की या एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हो, आपका कोई ग्रेजुएटी का पे हेड हो। उसके अलावा हमें कुछ पे हेड और क्रिएट करने हैं, पेबल पे हेड है जो हम क्रिएट करने हैं। आप पे हेड में इसको क्रिएट कर सकते हैं, फिर जैसे सिंपल लेजर हम क्रिएट करते हैं वहाँ पे इसको क्रिएट कर सकते हैं। पेबल पे हेड क्रिएट करने का मतलब हमारा क्या होगा कि हम एम्प्लॉय को जो सैलरी है वो डायरेक्ट पे नहीं कर रहे हैं, पहले उसको ड्यू कर रहे हैं, उसके बाद उसकी पेमेंट कर रहे हैं। अगर आप पहले ड्यू नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट आप पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम पेबल लेजर या जो पे हेड है वो क्रिएट करेंगे। सैलरी पेबल, यहाँ पे इसको नोट एप्लीकेबल रखेंगे और इसको करंट लायबिलिटी में हम डाल देंगे। उसके बाद जो है पीएफ पेबल, इसको भी नोट एप्लीकेबल रखेंगे और करंट लायबिलिटी में इसको डाल देंगे। और उसके बाद एक और ईएसआई पेबल, इसको भी नोट एप्लीकेबल रखते हुए जो है करंट लायबिलिटी में डाल देंगे। तो जितने भी पे हेड हमें क्रिएट करने थे वो सारे हम क्रिएट कर चुके हैं। अभी जो नेक्स्ट काम है हमारा, हमें सैलरी की पेमेंट करनी है, तो उसके लिए हमें पहले अटेंडेंस को प्रोसेस करना होगा। और जो फाइनली जो है जितने भी पेबल्स अकाउंट हमने क्रिएट किए थे उसमें जो है पहले पेबल ड्यू करनी पड़ेगी सैलरी। तो वो सारे काम हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।